हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं झनक झनक अपनी मम्मी यानी नूतन को याद कर रहे होते हैं और उसके सपने में सभी जगह नूतन दिखाई दे रही होती है। उसको सब कुछ याद आ रहा होता है कि कैसे उसने नूतन के साथ कितने अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे, कितने अच्छे से खुश रहती थी, नाच गाना सब कुछ चलता था उसका। और उसको ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी अम्मा उसके बाजू में आके बैठ गई हैं और उससे ढेर सारी बात कर रहे होते हैं। तभी झनक अपनी अम्मा को देख के उठने लगती है। नूतन झनक को उठने से मना करती है और बताती है कि उसको अभी और रेस्ट की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अम्मा तू कहाँ चली गई थी? तू मुझसे मिलने नहीं आई, मैं कितनी घबरा गई थी, तुझे पता भी है। तभी नूतन बोलती है, बेटा अभी तुझे अपना ख्याल खुद से रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा देर तक तेरे साथ नहीं रह पाऊँगी, अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर तो झनक के मानो होश उड़ जाते। झनक बोलती, अम्मा ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि बेटा ये सच है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक अब रुक नहीं सकती। ये सुनकर झनक को और भी रोना आने लगता है। झनक बोलती है, अम्मा मुझे फिर से गाँव जाना है, मेरे दिल में मानो बहुत दर्द हो गया है और मैं अब अच्छे से खुश भी नहीं हो पाती, सिर्फ रोने का मन करता है। ऐसा लगता है तेरे साथ बैठ के अपने सारे गिले शिकवे तुझसे कहूँ और सब कुछ हो जाऊँ। मुझे इस दुनिया से बहुत डर लगता है अम्मा। तभी यहाँ पे नूतन बताती है, तू मेरी बेटी है बेटा, मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा, तो हर चीज़ से ऐसे दिन रात भाग नहीं सकती। किसी ने कुछ कह दिया इसका मतलब भागते रहे, ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। हर चीज़ को डट कर सामना करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जीत भले अच्छाई की लेट से होती है, लेकिन उसके लिए जो कठिन परिश्रम आते हैं वो सब सहना पड़ता है और सह के ही इंसान निखर के आता है। बेटा हमें हर चीज़ सहना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं अब ज़्यादा देर तक तेरे पास नहीं रहूँगी, मुझे भगवान बुला रहे हैं। तभी यहाँ पे झनक नूतन का हाथ तेज़ी से पकड़ लेती है और बोलती, नहीं अम्मा तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। नूतन बोलती है, देख झनक इस बात समझने की कोशिश कर, मैं तेरे साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रख सकती, तुझे ये बात माननी पड़ेगी कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। ये थोड़े टाइम तो बस मैं अपनी बच्ची को, अपनी कलेजे के टुकड़े को देखने आई थी, अब तुझे इस दुनिया की लड़ाई खुद से लड़नी और तुझे बहुत महान बनना है, तुझे अपने लिए कुछ करना है बेटा, तू ऐसे नहीं रह सकती है, ठीक है? और अगर कभी कुछ नहीं बन पाए पढ़ लिख के तो भी मलाल मत करना, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना और उसके बाद फिर और कोशिश करना। कोशिश करने से कभी पीछे मत हटना झनक, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी नहीं हटी बेटा, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची कभी कोशिश करने से पीछे हटे। झनक जो थी है नूतन का हाथ तुरंत पकड़ लेती है और बोलती, नहीं अम्मा तू कहीं नहीं जाएगी, तू मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी, तू मेरे साथ रहेगी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। नूतन बोलती, नहीं बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ तू अपना ख्याल रख, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। झनक जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपनी माँ से ज़रा भी अलग नहीं होना चाहती, इसलिए वो उसको पकड़ कर रो रही होती है। बट नूतन ऐसा लगता है कि नूतन को जाने का वक्त है और नूतन तुरंत हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। यह सपने में सब कुछ सोचकर झनक बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है और वह हाथ छुड़ाने लगती है। तभी सारे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, नर्स होते हैं, वो झनक को बैठाने लगते हैं, लेकिन झनक नहीं मानती है। झनक बार बार बोलती है, मुझे अम्मा से मिलने जाना है, मेरी अम्मा चली गई, मुझे जाने दो करके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर आती, डॉक्टर पूछती क्या हुआ, नर्स बताती इसने शायद बुरा सपना देख लिया और ये ज़िद कर रही है बाहर जाने के लिए। डॉक्टर बोलते एक काम करो, हमें तुरंत इंजेक्शन देना पड़ेगा, इसकी हालत काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। और तुरंत वह नर्स से बोलते हैं इंजेक्शन, जहाँ पे झनक को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वह तुरंत बेहोश हो जाए और सो जाए, क्योंकि उसको ऐसी हालत में कहीं बाहर जाने के लिए हम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं झनक तुरंत 2 मिनट में ही बेहोश हो जाती है। सारे नर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लगता है बहुत ही भयंकर सपना देख रही थी, इसीलिए इतना तेज से चिल्लाई और एकदम पागल हो गई अपनी अम्मा के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नूतन की शरीर को एकदम अच्छे से लिटा के सब कुछ मानो अग्निदहन की तैयारी की जा रही होती। गांव के सभी लोग शोक में डूबे हुए रहते हैं और सभी लोग रो भी रहे होते हैं। यहाँ पे पराशर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई देती। पराशर से बोलता है नूतन उठ जाओ, तुम कह दो एक बार के लिए कि ये सब सपना है, ये सब जो है वो सही नहीं है। नूतन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, एक बार तो उठ जाओ नूतन। लेकिन वहाँ पे कोई भी, सब लोग देख रहे होते हैं पराशर की हालत और सबको समझ में आ रहा होता है, ऐसा लगता है पराशर टूट सा चुका है। उसके वीर मंगल दामू सभी लोग उसे समझाते हैं। तभी यहाँ पे पंडित
जी बोलते राम राम सत्य है और यही सबके संग होना है, चलो अभी देह को उठाओ, हमें आगे चलना ही पड़ेगा लेके। उसके बाद सब लोग जो होते हैं वह नूतन की लाश को उठा के लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पराशर जो होता है सदमे में रहता है, वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि जिस नूतन को उसने देखा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आज उस नूतन की मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है। वो बस यही सोच रहा है कि आखिर ये सब इतने जल्दी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे ही जेठू पूछते हैं कि क्या तुझे पता है उसके बाबा के बारे में, तो ऋषि बोल देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस समझ लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर उसके बाबा जिम्मेदारी ले लेते सही टाइम पे तो शायद कभी ये सब बातें बढ़ती ही नहीं, ना उसको कभी ये सब झेलना पड़ता, लेकिन उसको ये सब झेलना सिर्फ इसीलिए पड़ा है। यह सुनकर उसके बाबा कहते हैं ऋषि चाहे जो रीज़न हो, इसका मतलब ये नहीं कि तू उस लड़की का खर्चा उठाएगा और उसे घर में रखेगा, और क्यों रखेगा मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तभी उसकी छोटी चाची बोलती है और अगर मान लो वो रह लेगी 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद तो उसको वापस जाना पड़ेगा ना, अगर उसकी मम्मी ठीक हो जाएंगी तो। ऋषि बोलता है अगर उसकी माँ ठीक हो गई तो वो ज़रूर जाएगी, पर अगर उसकी माँ को ठीक नहीं हुई जिस हालत में मैं देख के आया हूँ तो उसको इसी घर में रहना पड़ेगा। तभी उसके काका बोलते हैं ऋषि तू कहना क्या चाहता है, वो इस घर में किस हक से रह सकती है। तभी ऋषि बोलता है किस हक से, मतलब जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहेगी, अपना स्टडी करेगी, कंप्लीट करेगी। तभी उसके काकी बोलते हैं कि वो पहले एक मेड बन के रहती थी और हम लोग वही जानते थे उसको ऋषि, लेकिन अभी उसकी इमेज कुछ और है, तुम्हारी उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई और वो एक नौकरानी का पता नहीं स्थान लेगी भी या नहीं, हम कैसे देंगे उसको। यहाँ पे उसके काका भी बोलते हैं ऋषि तू जो कर रहा है ना वो पूरी तरह गलत है, ठीक है, ये बेहतर ये होगा तो उसको गाँव भेज दे, उसका गाँव में कोई तो होगा, नहीं तो अभी 12th का उसका पूरा भी नहीं हुआ है। तू पढ़ाने की बात कर रहा है, तुझे अगर पढ़ाना है तो उसके 12th के एग्ज़ाम का तुझे प्रिपरेशन करना, कैसे करेगा। ऋषि बोलता है मैं और पुतुल दीदी लेके जाएंगे और उसको एग्ज़ाम दिला के आएंगे। तभी उसके डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि तू और पुतुल क्यों जाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ रहा है उस लड़की के सब काम में तुम लोग क्यों जाओगे करने। तभी ऋषि बोलता है ठीक है सही बोलो, पुतुल दीदी नहीं जाएंगी मैं जाऊँगा, पर किसी को तो उसकी ज़िम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, आखिर वो बेचारी ऐसे कैसे ही जाएगी। जेठू को सब समझ में आ रहा था, जेठू को लगता है कि ऋषि का डिसीजन एकदम सही है। घर में सभी लोग एकदम शॉक होते हैं। यहाँ पे ऋषि की माँ भी ऋषि से सवाल कर रही थी कि ऋषि तू गलत कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती जो होती है वो बोलती है कि वो लड़की आए इस घर में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक नौकरानी की हैसियत से रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उसे घर का सदस्य नहीं बना सकते हैं। तनुश्री भी बोल देती है वो नौकरानी पहले उसी हैसियत से रहती थी, वो हालांकि हम उसको उतना प्यार देते थे, लेकिन अब अगर आएगी तो हम वो प्यार नहीं दे पाएंगे, अगर अभी भी रहना पड़ेगा तो उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऋषि अपनी माँ को समझाने लगता है और बोलता है माँ ज़रूरी है क्या उसको नौकरानी बोला जाए, वो रहती थी काम करेगी अपना पढ़ी रहेगी घर के एक मेम्बर की तरह जैसे हम लोग रहते हैं, लेकिन उसको नौकरानी बार बार बोलेंगे तो ज़रूरी है क्या। तभी यहाँ पे ऋषि के डैड बोलते हैं ज़रूरी है, तू क्या चाहता है तेरी अदिति की शादी बची रहे या नहीं, तू ये सब जो कर रहा है वो सब अदिति को पूछ के कर भी रहा है कि नहीं, तू समझ भी रहा है अगर तू ये सब करेगा तो आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है बेटा। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर सब याद कर रहा था कि कैसे अपने प्यार के लिए नूतन को कैसे कन्फेस किया, कितना सब कुछ दोषी ठहरा, और आज देखो आज वो नूतन उसकी ज़िंदगी से ही बाहर चली गई। पराशर को लग रहा था कि शायद एक दिन नूतन उसे अपना लेगी और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन स्टार्ट कर देंगे, बट उससे पहले ही नूतन ने समझो अपना देह त्याग दिया। और पराशर को उसके बाद जो होता है वह अग्नि प्रक्रिया चालू होती है और पराशर वो सब अपना तैयारी कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर एकदम अंदर से टूट चुका रहता है, क्योंकि वह नूतन से बेहद प्यार करता है, और आज जो ये सब कर रहा होता है उसको खुद को नहीं समझ में आता कि वो झनक को ये सब आखिर कैसे बताएगा और वो खुद भी कैसे रहेगा। उसके बाद उसको अग्नि का दाह करने बोला जाता है और फिर वह अग्नि लेके जाता है और उस लाश में वह जलाता है, और उसके सामने ही मानो नूतन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जो होता है वो संपूर्ण किया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ वो तो इस घर में आएगी और दैट इज़ माई डिसीजन। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दोहराई है या इसमें कुछ गलत है जिसके वजह से मुझे कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत है। मैं इस घर के भले के लिए बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो लड़की ने मेरे खिलाफ़ कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जेठू की जान बचाई, उसने बहुत कुछ किया है।
गलत उसके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ हुआ है, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ उसको ब्लेम करते रहे, वो अच्छी बात नहीं है। और मैंने उसकी माँ से वादा ले लिया है, इसलिए मुझे उसको अपने घर में रखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसकी काकी बोलती है, ये तुम्हारा डिसीजन है ऋषि, वो लड़की आएगी, रहेगी भी कि नहीं रहेगी, अदिति को मंजूर होगा कि नहीं, इसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ऋषि बोलता है, आई डोंट नो अदिति मानेगी कि नहीं, बट मैं अपने हर सवाल के लिए मैं अदिति से परमिशन नहीं ले सकता। मैं उसके साथ डिस्कस ज़रूर कर सकता हूँ, बट परमिशन तो नहीं ले सकता ना माँ। तब यहाँ पे तनुश्री बोलती, पता नहीं तुझे क्या हो गया है बेटा, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, तू इतना बदल कैसे गया। कल तो कोई लड़की तुझे इतनी गलत लगती थी और अब उसके लिए इतनी हमदर्दी कब से आ गई। ऋषि बोलता है, हाँ आ गई है माँ, कैसे बताओ उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। एक तो उसके बाबा नहीं होने की वजह से, उसकी माँ नहीं होने की वजह से मुझे उसके लिए बहुत ही सिंपैथी आने लगी है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेठू बोलते हैं कि पागल तुम लोग हो गए हो, ऋषि जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर वो इस घर में आएगी, एक इंसान की हैसियत से भी रह सकती है, जैसे हम लोग सब अपना काम करते वो भी करेगी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं किस बात की दिक्कत है उससे, वो क्या ही मांग रही है आप लोगों से। और शादी जब भी बोल रहे ना उसको मंजूर है, ना ऋषि को मंजूर है, वो पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने तो क्या क्या तकलीफ़ है। तभी इंदुमती बोलती है, वो अच्छी इंसान बनती, पढ़ लिख के तो शायद हमें भी कोई दिक्कत ना होती, लेकिन आपको शायद नहीं पड़ा, इसके वजह से ऋषि और अदिति की लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस लड़की, अगर ये लड़की घर में आकर रहेगी तो हम बाहर वालों से क्या कहेंगे, ये कौन है और कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। और कल को ये अगर अपना हक भी जताने में आ गई तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। और तुम हो कि ऋषि, इस लड़की को तुम घर में लाने की बात करो। ऋषि बोलता है, ठीक है मैं आगे पीजी अरेंज कर लूँगा अगर इस घर में आने की मनाही रहेगी, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग, जो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो भी। तभी उसकी माँ बोलती है, तो खर्चा भी अब तुम ही उठाओगे। ऋषि बोलता है, डेफिनेटली माँ, ये भी कोई पूछने की बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि का फ़ोन बजता है। पराशर जो होता है वो ऋषि को कॉल करता है और वह ऋषि को बताता है कि अब नूतन नहीं रही, नूतन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये सुनकर ऋषि को एक और झटका लगता है। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे पुतुल ज्योति झनक को घर में लेके आती है और वो बोलती है, मुझे अपने अम्मा के पास जाना है। तभी ऋषि बोलता है, तुम अपनी अम्मा के पास अभी नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम 2 दिन के बाद जाना, अभी तुम्हें यही रहना पड़ेगा। बट अदिति आके जो होती है झनक को सच्चाई बता देती है, जिसकी वजह से झनक ऋषि से और नफरत करने लगती है। आगे एपिसोड पर बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए।